हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ICAR टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत मैराथन फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है दोस्तों, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही लोग सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। आइए दोस्तों इसी हवा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई? दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थ थी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी। क्या होगा दोस्तों? डी, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का प्रभाव जो था सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा था? सर्वाधिक प्रभाव जो था दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में दोस्तों हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। हरित क्रांति के द्वारा दोस्तों भारत में खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से दोस्तों गेहूं और चावल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी इसी हरित क्रांति के द्वारा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी निम्न था। हरित क्रांति के दोस्तों जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये ICAR के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और वैश्विक स्तर पे दोस्तों बात की जाए, वैश्विक स्तर पर दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हरित क्रांति कब आई थी दोस्तों? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966-67 में। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोगों को बताना है यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनमो का, विद्युत मोटर का, फोटोसेल का या बैटरी का? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, डायनमो का प्रयोग जो होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और विद्युत मोटर जो होती है दोस्तों, विद्युत मोटर का प्रयोग दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फोटोवोल्टिक्स जो सेल होते हैं दोस्तों, सोलर पैनल, इसमें दोस्तों सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
या फिर रासायनिक या विद्युत ऊर्जा, क्योंकि अगर बैटरी में दोस्तों हम लोग कर रहे हैं तो इसे रासायनिक ऊर्जा में, और यदि डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसे विद्युत ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, एक होता है संचायक सेल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संचायक सेल, संचायक सेल, संचायक सेल जो होता है दोस्तों, इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। रिचार्जेबल, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल सेल। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, यानी कि भंडारित करते हैं। ठीक है, भंडारित किया जाता है, भंडारित किया जाता है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा को, इसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है संचायक सेल। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 2021 के मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? युवाओं के लिए समान अवसर, युवा और रोजगार, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बताइए दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 दिसंबर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन, कैप्सेसिन, लाइकोपिन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग दे रहे हैं एंथोसायनिन वो बिल्कुल सही है। गाजर का दोस्तों जो लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। ठीक है, कैप्सेसिन क्या होता है दोस्तों? कैप्सेसिन, मिर्च का जो लाल रंग होता है दोस्तों, मिर्च का लाल रंग, ये कैप्सेसिन के कारण होता है। तीखापन जो होता है दोस्तों, मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। लाइकोपिन जो होता है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग और सेब का जो लाल रंग होता है वो भी एंथोसायनिन के कारण ही होता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारेकुंडी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, शिव रमन समिति, अशोक मेहता समिति। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को।
12 जुलाई 1982 डेट आप लोग याद रखेंगे। और किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी? समिति थी दोस्तों शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे बात कर लेते हैं तारेकुंडी समिति की। तारेकुंडे जो समिति थी दोस्तों, ये वो समिति थी जिसने सिफारिश की थी दोस्तों वोटर की आयु 21 से 18 वर्ष करने की। ये समिति कौन सी थी दोस्तों? वोटर की आयु 21 से 18 वर्ष करने की समिति। इसी सिफारिश पे, तारेकुंडे समिति की सिफारिश पे वोटर की आयु दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हुआ था? ये 61वें संविधान संशोधन 1989। कब कर दिया जाता है दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन 1989 में ये कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1956-57 में दोस्तों 1956-57 में किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और ये 3 स्तर दोस्तों कौन थे? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों तक क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1956-57 में बलवंत राय मेहता के द्वारा की जाती है। और ये 3 स्तर दोस्तों जो थे ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्राम पंचायत, कौन कौन 3 स्तर थे? ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति थी और जिला परिषद। ये 3 स्तर थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों कहाँ से होती है? प्रथम मतलब पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है दोस्तों ये कहाँ से होती है? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से होती है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बात कर लेते हैं अशोक मेहता समिति की। तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 1976-77 में। 1976-77 में। ठीक है, तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों आप लोग बताएंगे। एसआई यूनिट दोस्तों पूछा गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों यूनिट जो होते हैं मुख्यतः कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में? एक एमकेएस पद्धति में पूछा जाता है, ठीक है, और एक एसआई यूनिट पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एसआई की बात की गई, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पास्कल दे रहे हो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पास्कल। आइए समझते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसी वस्तु, दबाव होता क्या है दोस्तों? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर, इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है लगने वाला बल एकांक क्षेत्रफल पर। दोस्तों क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल लंबवत बल बटे क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है किसमें?
MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। MKS पद्धति में क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और SI पद्धति में दोस्तों क्या होता है, इसका मात्रक SI यूनिट जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, पास्कल होती है। दोनों पूछे गए एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। और दाब का सूत्र क्या होता है, लंबवत बल बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि MKS पद्धति में होता है। और SI यूनिट की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात दोस्तों यहाँ पे की गई है, ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से होती है। अब हम बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2015 से शुरुआत किस चीज़ की होती है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत जो होती है दोस्तों, ये 1 जुलाई 2015 से होती है। इसमें जो दोस्तों एक वर्ड प्रयोग किया, एक टैग लाइन प्रयोग की गई थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पर ड्रॉप, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये किसकी टैग लाइन है, तो ये भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो टैग लाइन है दोस्तों, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की टैग लाइन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 19 फरवरी 2015 सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब होती है, ये 19 फरवरी 2015 से होती है, जो कि राजस्थान से, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी जो टैग लाइन होती है दोस्तों, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी टैग लाइन होती है, एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों रांची झारखंड से होती है। 12 सितंबर 2019 रांची झारखंड, ठीक है। और ये एक पेंशन स्कीम थी दोस्तों 18 से 40 वर्ष के कृषकों के लिए। और इसमें 3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। 3,000 रुपये मासिक पेंशन, जो कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलना प्रारंभ होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हील बैरो, फोर्सेप, टंग्स या नाइफ, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देखिए और उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो उत्तोलक होते हैं यानी कि लीवर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। प्रथम उत्तोलक जो होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है बताइए। इसमें दोस्तों भार जो होता है वो आगे होता है, आलम्ब जो होता है दोस्तों बीच में होता है, आयास जो होता है एक साइड में होता है, ठीक है। भार और आलम्ब अपोजिट साइड में होते हैं और बीच में क्या, भार और आयास जो होते हैं इसमें अपोजिट साइड में होते हैं और आलम्ब जो होता है बीच में होता है। आलम्ब दोस्तों वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई वस्तु मतलब घूम सकती है, ठीक है। जैसे कैंची जो है दोस्तों, मान लीजिए ये कैंची दोस्तों बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए कैंची है और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हो जाएगा आलम्ब, क्या हो जाएगा
आलम्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा आयास। और जिस साइड से दोस्तों काटा जाता है, मान लीजिए ये कपड़ा है, ये कपड़ा काटा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भार। क्या हो जाएगा? भार। ठीक है, ये भार हो गया, ये आलम्ब हो गया और ये आयास हो गया। दूसरा दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लायर्स। प्लायर्स जो होता है, जिसे आमतौर पे प्लास के नाम से जाना जाता है, जो तार इत्यादि काटने के काम आता है। और होता है दोस्तों जैसे कील निकालने वाली हथौड़ी, कील निकालने वाली हथौड़ी। ये भी दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सीसा झूला, सीसा झूला जो होता है दोस्तों, हैंड पंप होता है, हैंड पंप, तराजू, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के दोस्तों क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे प्रकार के उत्तोलक की। दूसरे प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, द्वितीय यानी सेकंड टाइप के लीवर जो होते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आलम्ब जो होता है दोस्तों, आलम्ब और आयास अपोजिट साइड में होते हैं। आलम्ब बीच में होता है दोस्तों भार, और इस साइड में होता है आयास। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड प्रकार में क्या होता है, भार बीच में होता है। इसमें दोस्तों जो ट्रॉली होती है, कूड़ा उठाने वाली, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो बिग बाज़ार होते हैं वहाँ पे जो ट्रॉली दोस्तों होती है, ये एक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हील बैरो इसी को कहा जाता है। और इसमें भार क्या होता है दोस्तों, बीच में होता है, एक साइड में आलम्ब होता है और एक साइड में क्या होता है, आयास होता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल जो होते हैं दोस्तों, जैसे सरौता, सरौता होता है दोस्तों, और बोतल ओपनर जो होता है, बॉटल ओपनर, ओपनर जो ढक्कन खोलने के लिए काम आता है, ओपनर, ये भी दोस्तों इसी का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, पहिया वाली ट्राली तो मैंने आपको बता ही दी है, ये होता है सेकंड टाइप के, और इसी का एग्जाम्पल होगा ये व्हील बैरो, व्हील बैरो। ठीक है, सेकंड टाइप का। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, इसमें दोस्तों क्या होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में इसमें आलम्ब और आयास, आलम्ब होगा, फिर आयास होगा, फिर होगा भार। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं झाड़ू, झाड़ू दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा नेल कटर जो होती है दोस्तों, नेल कटर, वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एक एग्जाम्पल है। और इसके अतिरिक्त जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें होता है चिमटा, तो आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, व्हील बैरो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 हार्स पावर बराबर होता है, आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 हार्स पावर पूछा गया है, वैसे हार्स पावर होता क्या ये भी बता दीजिए। बताइए। हार्स पावर जो होता है दोस्तों, ये सामर्थ्य को मापता है, यानी प्रति सेकंड में किया गया कार्य, प्रति सेकंड में किया गया कार्य। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कार्य करने की दर जो होती है दोस्तों, कार्य करने की दर, दर जो होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य कहलाती है। या प्रति सेकंड में, प्रति सेकंड में किया गया कार्य सामर्थ्य कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है।
और इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, वाट होता है, मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाट। आप लोग याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसी को जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। वाट को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और इसका जो बड़ा मात्रक होता है दोस्तों, बड़ा मात्रक जो होता है ये हार्स पावर होता है, हार्स पावर यानी कि HP। बड़ा मात्रक जो होता है हार्स पावर होता है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है या प्रति सेकंड किया गया कार्य सामर्थ्य कहलाता है। और इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड होती है। इसी को वाट भी कहा जाता है। और इसका बड़ा मात्रक जो होता है हार्स पावर होता है, जो कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड कप 2021 में निम्न में से कौन उपविजेता टीम है। उपविजेता दोस्तों पूछा गया, आप लोग ध्यान से देखना और इसका जवाब देने का प्रयास करना। रूस, क्रोएशिया, श्रीलंका, अमेरिका। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया। विजेता तो जो डेविड कप के विजेता था दोस्तों, डेविड, ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, डेविड कप का विजेता जो है दोस्तों वो रूस है। और ये कितने वर्षों के बाद बना है, 15 वर्षों के बाद। 15 वर्षों के बाद दोस्तों ये जो डेविड कप है रूस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। और उप विजेता दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रोएशिया, उप विजेता क्रोएशिया। ठीक है, और ये किसने जीता था दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव। आप लोग याद रखेंगे विजेता कौन थे, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और यही जो है अमेरिकन ओपन 2021 के भी विजेता रह चुके हैं। अमेरिकन ओपन 2021 के विजेता भी डेनियल मेदवेदेव ही हैं, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% भाग जो होता है शरीर के किस भाग में जो एब्जॉर्ब कर लिया यानी कि सोख लिया जाता है, गुर्दा, बड़ी आंत यानी बड़ी आंत, पेट या छोटी आंत। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों हमारी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा विलियम एस गॉड। कौन था दोस्तों, विलियम एस गॉड, ये थे जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में दोस्तों पता ही आप लोगों को, इन्हें हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वैश्विक स्तर पर। हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जा रहा तो कौन होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हीं को दोस्तों 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पे बात कर लेते हैं, ये क्या थे दोस्तों, वनस्पति विज्ञानी थे। और विलियम एस गॉड के बारे में मैंने बता दिया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक।
भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। और नीली क्रांति के जो जनक हैं, नीली क्रांति यानी कि जो मत्स्य पालन से रिलेटेड थी, नीली क्रांति के जनक मत्स्य पालन डॉक्टर अरुण मिश्रा थे। ठीक है, भारत में नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण मिश्रा थे जो कि मत्स्य पालन से रिलेटेड है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में 2021 का गणित के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कैरोलिना, नीना गुप्ता, मीरा वर्मा या नंदिनी ठाकुर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीना गुप्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नीना गुप्ता। ये दोस्तों वर्तमान में है क्या? ये एक सांख्यिकी विद हैं, यानी कि क्या है? सांख्यिकी विद हैं। कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में क्या है? मैथ की प्रोफेसर हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स यानी मैथ की प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीना गुप्ता। और डॉक्टर कैरोलिना जो है दोस्तों, ये इससे पूर्व ये पुरस्कार जो है जीत चुकी हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू या पेंगुइन? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो पक्षी होता है दोस्तों, इन चारों में सिर्फ हॉर्नबिल है जो उड़ सकता है। ठीक है, हॉर्नबिल इस पक्षी का नाम दोस्तों क्यों पड़ा? इसकी जो चोंच होती है दोस्तों, ये काफ़ी लंबी होती है ऐसे, ठीक है। और इसकी चोंच पे दोस्तों ये एक संरचना पाई जाती है सींगनुमा, ठीक है। इसीलिए इस पक्षी को हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब सींगनुमा एक संरचना पाई जाती है इसकी चोंच पे, इसीलिए इसे हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। एक छोटा पक्षी होता है दोस्तों, इसकी कम से कम 4 से 5 प्रजातियां जो हैं अपने भारत में देखने को मिलती हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। और सर्वाधिक इसकी प्रजातियां पश्चिमी घाट में देखने को मिली हैं। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? राजतंत्र, लोकतंत्र, कबीलाई या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों वर्तमान समय में सर्वाधिक जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है? लोकतंत्र। कौन सी है दोस्तों? लोकतंत्र, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है? जहां पे जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, यानी कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। क्योंकि एक अमेरिकन जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे दोस्तों, डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी ये भी कहा था दोस्तों कि जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। आइए दोस्तों, लीशमैनियासिस रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आप लोग बताएंगे लीशमैनियासिस। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा लीशमैनिया क्या है दोस्तों? लीशमैनिया परजीवी, ठीक है। इससे ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, बालू मक्खी, ठीक है। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा, लेशमेनिया परजीवी के द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? काला
आजार। काला आजार आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये रोग जो होता है लेशमीनिया परजीवी के द्वारा होता है दोस्तों, और ये इसके लिए वाहक कौन सी मक्खी होती है? बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई होती है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चीन की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस, ड्यूमा, राष्ट्रीय जनसंवाद या पार्लियामेंट? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जन संवाद। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? राष्ट्रीय जन संवाद। चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन संवाद है। कांग्रेस दोस्तों कहाँ की संसद है? अमेरिका की है, ठीक है। और उसमें जो उच्च सदन होता है सीनेट होता है। ड्यूमा जो है दोस्तों, ड्यूमा ये जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिंग गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी? कॉकरोच, चींटी, ग्रासहॉपर या दीमक? दोस्तों आप लोग बताएंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ग्रासहॉपर जो होता है दोस्तों यानी कि टिड्डा, ग्रासहॉपर यानी कि टिड्डा, इसी में दोस्तों सबसे पहले लिंग गुणसूत्र की खोज की गई थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व। और इसके अलावा दोस्तों बताइए सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा होगा। आप लोग जल्द से जल्द बताइए सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा होगा। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व जो होता है दोस्तों, धन विद्युतीय फ्रेंसियम। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? फ्रेंसियम होता है दोस्तों। ब्रोमीन क्या होती है दोस्तों? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या होती है? ब्रोमीन। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? पारा। धातु होती है पारा। आप लोग Hg यानी कि मरकरी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें अभी तक तानाशाही या सैनिक शासन नहीं आया? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मैक्सिको या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैग्नेटाइट है Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, Fe2O3.3H2O। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा Fe3O4। Fe3O4
इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वाधिक शुद्ध अयस्क होता है दोस्तों, सर्वाधिक लोहे का अच्छा अयस्क होता है। इसमें 72% तक दोस्तों, 72% तक क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। सर्वाधिक लोहे का अच्छा अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है, Fe3O4। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो अयस्क एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, हेमेटाइट, Fe2O3, इसे कहते हैं हेमेटाइट, एग्जाम में पूछा गया है। और FeCO3, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? FeCO3 को सेडेराइट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सेडेराइट किसका अयस्क है? तो ये भी लोहे का एक अयस्क है। और Fe2O3.3H2O, ये किसका अयस्क है दोस्तों? लोहे का है। और इसका नाम क्या है? लिमोनाइट। ठीक है। Fe3O4 जो है मैग्नेटाइट है दोस्तों, Fe2O3 हेमेटाइट है, FeCO3 सेडेराइट है, Fe2O3 और जो H2O होता है ये लिमोनाइट है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सभी लोहे के अयस्क हैं। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी दोस्तों? लद्दाख, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। सिंधु यूनिवर्सिटी मणिपुर में दोस्तों नेशनल प्ले यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? मणिपुर। और खेल विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए दोस्तों, खेल विश्वविद्यालय तो ये दिल्ली में है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मणिपुर। खेल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है इसी की प्रथम महिला क्या है? कुलपति भी बनाई गई हैं। और रेल यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, रेल विश्वविद्यालय ये गुजरात में है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु यूनिवर्सिटी लद्दाख, नेशनल प्ले यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पे है ये? यानी कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, और खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में है, और रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खुली है जो कि कुशीनगर में है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री वर्तमान समय में कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में समय में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान समय में मनसुख मंडाविया। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान समय में? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री दोस्तों वर्तमान समय में कौन है? ये है अश्विनी वैष्णव। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सलीपद यानी कि एलेफांटेसिस रोग का वाहक है चिंचड़ी, घरेलू मक्खी, बाइटिंग फ्लाइज या मच्छर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा मच्छर। कौन सा मच्छर होता है दोस्तों? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से दोस्तों
क्या होता है? सलीपद एलिफेंटेसिस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से दोस्तों क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से एलिफेंटेसिस यानी कि कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, एलिफेंटेसिस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और बुचेरिया नामक एक क्या होता है, इसमें परजीवी होता है, वो जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके उपयोग से टमाटर के केचप को परिरक्षित किया जाता है? यानी कि प्री रिजर्वेशन यानी कि संरक्षित करना यानी कि स्टोर करना, किसके द्वारा इसे सुरक्षित मतलब केचप होता है जो रखा जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे सिरके के माध्यम से क्या अचार को रखा जाता है, उसी प्रकार मतलब जो टमाटर का केचप होता है इसे किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है यानी परिरक्षित किया जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा बेंजोइक एसिड। दोस्तों जो रंगीन पदार्थ होते हैं, रंगीन पदार्थ या फलों का संरक्षण बेंजोइक एसिड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं। कभी कभी बेंजोइक अम्ल भी लिख के आता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण है लैक्टोज, केसीन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। गाय के दूध व घी का पीलापन जो होता है दोस्तों, पीलापन, ये किसके द्वारा होता है? कैरोटीन के द्वारा होता है, कैरोटीन। और यही कैरोटीन जो है दोस्तों गाजर में पीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है, कैरोटीन। ठीक है, याद रखेंगे। केसीन क्या होती है दोस्तों? केसीन दुग्ध प्रोटीन होती है, दुग्ध प्रोटीन। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? केसीन, एल्ब्यूमिन और लेकिन सर्वाधिक क्या कौन सी पाई जाती है? केसीन, ग्लोब्यूलिन। आप लोग याद रखेंगे। लैक्टोज क्या होती है दोस्तों? दुग्ध शर्करा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। गाय के दूध एवं घी का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है, दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है, और दुग्ध प्रोटीन जो होती है कौन सी होती है दोस्तों? केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आगे आप लोगों के सामने, एन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? आप लोग दोस्तों ध्यान से देखना और इसका राइट आंसर देना। कृषि, अर्थशास्त्र, पादप रोग विज्ञान या शांति। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा शांति। क्योंकि दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दोस्तों कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और ये क्या थे? एक पादप विज्ञानी थे, और इन्हें किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दोस्तों कृषि कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में दिया गया था। और यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट क्या लगा देते हैं? जल्दबाजी में कृषि लगा देते हैं, जो कि अक्सर गलत हो जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, नेमेटोलॉजी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को
माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। रोग का अध्ययन, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन जो होता है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। नेमेटोड का अध्ययन यानी कृमि का अध्ययन, नेमेटोड या कृमि का अध्ययन जो होता है ये नेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और नेमेटोड या कृमि का अध्ययन दोस्तों नेमेटोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का संबंध किससे है? भारत में बाढ़ नियंत्रण से, खाद्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड जो चला था दोस्तों, इसके जनक कौन थे दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को। और विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड जो था दोस्तों द्वितीय, ये 3 चरणों में चला था। 1970-71, 1981-82 और 1985-86 जो कि 1993-94 तक चला था। ठीक है, ये प्रथम चरण था, ये द्वितीय था और ये थर्ड चरण था। 3 चरणों में चला था। तो इसमें तीनों चरण जो थे दोस्तों दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड थे। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर बात कर ली जाए द्वितीय हरित क्रांति, यहीं पे अगर दोस्तों बात कर ली जाए द्वितीय हरित क्रांति की, तो प्रथम हरित क्रांति जो थी वो फसलों उत्पादन से रिलेटेड थी। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो थी, द्वितीय हरित क्रांति में दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया था। जैव प्रौद्योगिकी, द्वितीय हरित क्रांति जो थी वो बायोटेक्नोलॉजी के बढ़ावा देने से थी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा द्वितीय हरित क्रांति में ज़्यादा दिया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति पूछा जाएगा तो अगर जैव प्रौद्योगिकी दिया गया तो जैव प्रौद्योगिकी आप लोग लगाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट सी हॉर्स क्या है? बोनीफिश है, मैमल्स है, घोड़े की जात है, कीट है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये एक बोनी फिश है, यानी कि एक छोटी मछली है जो कि समुद्र में पाई जाती है, जो कि जिसका जो सिर होता है दोस्तों ये घोड़े के समान होता है, इसीलिए इसे सी हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सी हॉर्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है? बोनी फिश है। रेबीज किसके द्वारा होता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रेबीज जो होता है दोस्तों ये विषाणु जनित होता है। किससे होता है? वायरस से। और वायरस से होने वाले और कौन कौन से रोग हैं दोस्तों आप लोग बताइए? जैसे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, चेचक, चिकन पॉक्स, इबोला। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कौन सा होता है? मीजल्स। ये सभी वायरस जनित रोग होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीनिया सोलेनियम के लार्वा रूप को क्या कहते हैं? सिस्टर सोक्वाइडी कोनुरस, सिस्टर सर्कस सेलुलोस
और सरकोसिस्ट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। सिस्टर सरकोस, ठीक है, सिस्टी सर्कस सेल्यूलोज, ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों? टीनिया सोलेनियम। टीनिया एक होता है दोस्तों रिंग वार्म, टीनिया रिंग वार्म होता है दोस्तों। और इसका जो लार्वा रूप होता है वो सिस्टी सर्कस सेल्यूलोज के द्वारा होता है, ठीक है। टीनिया एक परजीवी होता है दोस्तों, टेप वार्म। टीनिया क्या होता है दोस्तों? ये एक टेप वार्म होता है जो आंतों में जाकर संक्रमण को बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो होता है सुअर के मांस से होने वाला रोग है। सुअर के मांस से होने वाला, यानी कि जो कि लोग सुअर के मांस यानी पोर्क का सेवन करते हैं, उसी के माध्यम से दोस्तों ये मनुष्य में फैलता है, ठीक है। सुअर के मांस से होने वाला एक प्रमुख रोग है टीनिया रिंगवर्म। जिन देशों में सुअर के मांस को ज़्यादा खाया जाता है उन देशों में ये रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा बी, सल्फोनिक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? सल्फेनिक अम्ल। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। ये यूपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फोनिक अम्ल नहीं होगा। इनमें से किस देश की महिलाओं को 2015 तक वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? सऊदी अरेबिया। क्या होगा दोस्तों? सऊदी अरेबिया की जो महिलाएं थी यहाँ पर 2015 तक वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनडीआरएफ महिला टुकड़ी को इसी वर्ष शामिल किया गया है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। क्या होगा? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें एक टॉपिक दोस्तों आप लोगों में शामिल किया गया है, कौन सा? आपदा प्रबंधन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये दोस्तों कब का है आप लोग बताएंगे। ये जो एक्ट था दोस्तों 2005 का है और लागू दोस्तों कब से होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है लागू होता है दोस्तों 2006 से। ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है बताइए? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और ये किसके अंतर्गत दोस्तों कार्य करती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और पहली महिला एनडीआरएफ टीम जो गठित की गई है वो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में की गई है। एनडीआरएफ का जो मुख्यालय की बात कर लें तो दोस्तों ये दिल्ली में है। और वर्तमान समय में इसके डीजी जो हैं कौन है? अतुल कारवाल। वर्तमान डीजी जो है एनडीआरएफ वो कौन है? अतुल कारवाल। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गरुड़ ऐप का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग। एक और पोर्टल भी इनके द्वारा चालू किया गया है, स्वीप पोर्टल। कौन सा पोर्टल है दोस्तों? स्वीप पोर्टल। ये भी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गलगल एक प्रजाति है दोस्तों।
ये दोस्तों आम की, नींबू की, अमरूद की, पपीता की। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा नींबू। क्या होगा? नींबू। नींबू की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गलगल, और काफ़ी एक पुरानी प्रजाति भी है। ठीक है, ये आपके सामने इमेज है गलगल का। इसका बॉटिकल नेम है सिट्रोन मेडिका। क्योंकि इसका प्रयोग दोस्तों सिट्रोन मेडिका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका प्रयोग मेडिसिन पर्पज के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, और इसी का हिंदी नाम गलगल है। नेक्स्ट, चिकन एंड हैंड डिजीज जो होती है किस तत्व की कमी से होती है? ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। दोस्तों ये अंगूर में होने वाली एक प्रमुख डिजीज है। अंगूर के गुच्छे जो होते हैं दोस्तों, अंगूर के गुच्छों में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, जो अंगूर होते हैं, कुछ अंगूर जो होते हैं काफ़ी छोटे रह जाते हैं। ये जो छोटे अंगूर होते हैं दोस्तों, ये किससे प्रभावित होते हैं? चिक एंड हेन डिजीज। बड़े अंगूरों को क्या कहते हैं? हेन। ये बड़े अंगूर जो होते हैं हेन होते हैं, और ये छोटे अंगूर जो होते हैं ये चिक होते हैं। इसी को कहते हैं चिक एंड हेन डिजीज। चिक एंड हेन डिजीज। और ये होती किससे? बोरान की कमी से। ठीक है, अंगूर के गुच्छों में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि कुछ अंगूर बहुत छोटे हो जाते हैं और कुछ बड़े अंगूर होते हैं। छोटे अंगूर को चिक और बड़े अंगूरों को हेन के नाम से जाना जाता है। इसी को चिक एंड हेन डिजीज कहते हैं, जो कि बोरान की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। हाल ही में नई दिल्ली के वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हरनाथ संधू, डॉक्टर निकिता सोकल, राजश्री चक्रवर्ती, अभिला दर्शन। दोस्तों आप लोग गलती से हरनाथ संधू मत लगा देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर निकिता सोकल। कौन होगा? डॉक्टर निकिता सोकल। और ये विवाहित महिलाएं जो होती हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है मिस इंडिया गैलेक्सी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसने जीता था? हरनाज संधू ने। नेक्स्ट, कोरिया पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित है? दोस्तों कोरिया पार्क जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरिया पार्क जो है दोस्तों, कोरिया पार्क ये दोस्तों अयोध्या में है। कहां पे है? अयोध्या। कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या में है। और ये जो वहाँ का कौन सा पार्क था? राम कथा पार्क। राम कथा पार्क जो था उसका जीर्णोद्धार करके राम कथा पार्क का जीर्णोद्धार करके नाम बदल कर क्या कर दिया गया? करके कोरिया पार्क कर दिया गया है। कोरिया पार्क। ठीक है, क्योंकि कोरिया पार्क दोस्तों इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एक राजकुमारी हुआ करती थी दोस्तों अयोध्या की, सूरी रत्ना। सूरी रत्ना ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोरिया जाती हैं और वहीं पे वहाँ के राजकुमार के साथ दोस्तों ये शादी कर लेती हैं। उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है? कोरिया पार्क रखा गया है। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क अगर पूछा जाए, फ्रेंडशिप पार्क, भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क ये कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली छावनी में। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नई दिल्ली छावनी में। भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क नई दिल्ली छावनी में है और कोरिया पार्क अयोध्या में है। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। रामकथा पार्क का जीर्णोद्धार करके उसी का नाम बदलकर कोरिया पार्क कर दिया गया है और ये सरयू नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, हल्द्वानी में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड के हल्द्वानी। जो लाल कुआं वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, लाल कुआं वन अनुसंधान संस्थान,
वन अनुसंधान संस्थान जो है, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वहीं पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। और ये एक क्या है, सुरभि वाटिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एरोमेटिक प्लांट जो है उनको बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? सीलवर्धन, अतुल कारवाल, आर हरिकुमार, विवेक राम चौधरी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आर हरिकुमार। कौन है? आर हरिकुमार, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? आर हरिकुमार। CISF प्रमुख कौन है दोस्तों? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं ये हैं सीलवर्धन, सीलवर्धन। अतुल कारवाल, NDRF के प्रमुख कौन हैं? NDRF प्रमुख हैं अतुल कारवाल, अतुल कारवाल NDRF प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख की बात की जाए तो कौन है दोस्तों? आर हरिकुमार, आर हरिकुमार कौन है? ये है नौसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख दोस्तों कौन है वर्तमान में? वायुसेना, वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर। और थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10, 7, 14, 2.2। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएच मान, पीएच स्केल की खोज दोस्तों किसने की थी? पीएच स्केल सोरेंसन ने, सोरेंसन, पीएच स्केल की खोज सोरेंसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। आप लोग याद रखेंगे 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षारीय, कम वाले अम्लीय, अम्लीय होते हैं, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान होता है 10। शुद्ध पानी का पीएच मान होता है दोस्तों, शुद्ध पानी का पीएच होता है, पीएच मान 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 होता है। नींबू के रस का पीएच मान जो होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। और इसी तरह ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का यानी कि ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। जठर रस का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 1.3 के समथिंग होता है। आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? उपचयन, अपचयन, दोनों साथ साथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। यानी कि उपचयन क्या होता है दोस्तों? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास जो होता है दोस्तों, तो क्रिया कौन सी होती है? उपचयन। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ZNO जब क्रिया करता है किसके साथ में? CO के साथ में, ठीक है। तो क्या बनाता है ये? CO2 प्लस
Zn। क्या बनाता है? CO2 प्लस Zn। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है Zn से ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? कार्बन में। ठीक है, तो ये होता है उपचयन। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही और इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये जब दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो पुरस्कार दोस्तों, इसी को और किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? नगदग पेलजी खोरलो पुरस्कार। और ये पुरस्कार दोस्तों कहाँ का है? भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। और किसे दिया गया था? श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे, नगदग पेलजी खोरलो भूटान का एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जैव पदार्थ का अपघटन का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों जैव पदार्थ जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों के जो विच्छेदन से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव पदार्थ। जैव पदार्थ में क्या होता है दोस्तों? वनस्पतियां या जीव जंतुओं के मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनके अपघटन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? जैव पदार्थ कहते हैं। और इसमें बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होता है? ह्यूमस। आप लोग याद रखेंगे, ह्यूमस क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है। जैव पदार्थ के अपघटन से बनने वाला अंतिम उत्पाद ह्यूमस होता है। नेक्स्ट, किण्वन कैसी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उत्क्रमणीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, किण्वन जो होता है ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। किण्वन क्या है? ऊष्माक्षेपी। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं दोस्तों क्या होती हैं? जिस क्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जिस क्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। जैसे बर्फ का पिघलना बर्फ का पिघलना क्या है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे अनबुझे चूने को जब पानी में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है दोस्तों, तो उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी जिस क्रिया के लिए, और जिस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है दोस्तों? अब हम उत्क्रमणीय के बारे में समझ लेते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया दोस्तों क्या होती हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे N2 जो होता है दोस्तों, ये हाइड्रोजन के अणुओं से क्रिया करके क्या बना लेता है? अमोनिया बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? अमोनिया।
अमोनिया बनाता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये दोबारा टूट कर क्या बना ले, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाए, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये होते हैं इसमें अभिकारक और ये होता है उत्पाद। और उत्पाद जो होता है पुनः अभिकारक की भांति कार्य करने लगे, वो क्रिया कौन सी कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कवक जनित रोग है, गंजापन, रेबीज, पोलियो या कालाजार। दोस्तों आप लोग बताएंगे कवक जनित रोग कौन सा है। दोस्तों इसमें गंजापन जो दोस्तों होता है ये कवक जनित रोग है। इसके अलावा कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं। कवक जनित रोग में दाद, खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट, ये होते हैं दोस्तों कवक जनित रोग। रेबीज, पोलियो क्या है, वायरस जनित है, वायरस जनित। कालाजार जो है दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित है, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, और ये कौन सी मक्खी काटने से होता है, सैंड फ्लाई मक्खी की काटने से होता है, जिसके बारे में हम आगे हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। लेमनेशिया परजीवी होता है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर, राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, ये कहाँ है, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के जयपुर में है, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस व्यवसायी को 2021 का नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अजय कुमार वर्मा, अजय कुमार शर्मा, अजय कुमार माथुर, रुमाना सिन्हा सहगल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश का ये दोस्तों नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो व्यवसायी हैं उन्हीं को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, अजय कुमार शर्मा को। अजय कुमार माथुर दोस्तों कौन है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या हैं, वर्तमान निदेशक हैं। आप लोग याद रखेंगे, वर्तमान निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। प्लाज्मोडियम का संबंध किस रोग से है दोस्तों। प्लाज्मोडियम का संबंध पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ये एक परजीवी है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है दोस्तों, और प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और मलेरिया से संबंधित है। और मलेरिया के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और नोट कर लीजिए। मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है भारत में, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत में 2030 रखा गया है, लक्ष्य 2030 रखा गया है। और मलेरिया होता किसके द्वारा है दोस्तों, इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक कौन सा मच्छर होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। मच्छर जो होता है दोस्तों, कौन सा मच्छर इसका वाहक होता है बताइए। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो भारत में रखा गया 2030 रखा गया। और मलेरिया दिवस दोस्तों को मनाया जाता है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और मलेरिया की जो दवा है वो कोनाइन के ब्रिज से प्राप्त होती है,
कुनैन यानी सिनकोना के ब्रिज से, ठीक है, छाल से। इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन को निकाल कर क्या भरा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन भर दी जाती है। विकृत गंधिता चिप्स के पैकेट में, चिप्स में जो विकृत गंधिता होती है उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विकृत गंधिता क्या होती है दोस्तों? इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो क्रिया करके क्या कर देते हैं, उसके स्वाद को खराब कर देते हैं। इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादा पुराना घी होता है दोस्तों, देसी घी, ज़्यादा पुराना देसी घी, देसी घी में अजीब सी गंध आने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, अजीब सी गंध। ये इसका एक कारण होता है। इसीलिए दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो होती है एयर को निकाल दिया जाता है। इसी तरह नमकीन के पैकेट में भी नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन, और चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन को भरा जाता है ऑक्सीजन को निकालकर, जिससे कि उसमें जो चिप्स होते हैं वो शीघ्र खराब ना हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ, कर्नाटक। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? एनसीसी का मुख्यालय दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या है? धातुओं को पिघलाना, धातुओं को जंग आर्द्रता अम्ल से बचाना, धातुओं में जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे के हरे होने की क्रिया आदि। उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्षारण में दोस्तों क्या होता है? संक्षारण, संक्षारण में दोस्तों क्या होता है? इसमें संक्षारण में क्या होता है दोस्तों? इसमें जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना इसका एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों इसमें क्या होता है, धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती हैं, और ऑक्सीजन की क्रिया करने के साथ उसमें क्या होता है, ह्रास होता है। जब जंग लग जाती है दोस्तों लोहे पे, तो लोहे का ह्रास होता है। उसी प्रकार चांदी का काला होना भी इसका एक उदाहरण है, और तांबे का हरा होना भी एक संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से वायरस जनित बीमारी है? रेबीज, पोलियो, मीजल्स। उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा पे 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या पुडुचेरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा दीव। कौन सा होगा? दीव। दीव जो है दोस्तों ये 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 100% जैविक, 100% जैविक केंद्र शासित
प्रदेश कौन सा है दोस्तों? प्रदेश बताइए। लक्षद्वीप। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लक्षद्वीप को मिला हुआ है और 100% जैविक राज्य का दर्जा अगर पूछा जाए तो सिक्किम के पास है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2021 का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, बारबोरी क्रिस्टिनोवा, एशले बार्टी, एम्मा रादुकानु। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, एशले बार्टी, विंबलडन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन। ठीक है। और 2022 में एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता बनी है। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था दोस्तों 2021 का ये नाओमी ओसाका ने जीता था। और पुरुष वर्ग में कौन थे दोस्तों बताइए? महिला वर्ग में नाओमी ओसाका थी और पुरुष वर्ग में दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन था, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। बताइए। नोवाक जोकोविच। पुरुष वर्ग में सभी में कौन थे? पुरुष वर्ग नोवाक जोकोविच जो थे ये पुरुष वर्ग में थे। इसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे, लेकिन इसमें थे मेदवेदेव। कौन थे? मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, ये जो कि रूस के रहने वाले थे। अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता था और महिला वर्ग में एम्मा रादुकानु। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन 2021 का विजेता जो है कौन है? 2022 का दोस्तों 2022 का विजेता कौन बना है? एशले बार्टी महिला वर्ग। पुरुष वर्ग में दोस्तों कौन है? पुरुष वर्ग में राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। 21 में कौन थी? नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविच। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, क्वाशिरकोर रोग किसकी कमी से होता है? अमीनो अम्ल, विटामिन डी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। और कौन होता है? मायरास्मस जो होता है दोस्तों। और क्वाशिरकोर ये दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। अमीनो अम्ल का बहुलक जो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है। और इसी तरह रिकेट्स और ओस्टोमेलेसिया, रिकेट्स और ओस्टोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होते हैं। और जो होता है बांझपन की समस्या जो होती है, बांझपन, ये विटामिन ई, और इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कनाडा। किस देश की बनी है? कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन बनी है? अनीता आनंद। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। राजनीतिक
गुरु। और आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए, आध्यात्मिक गुरु जो थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। और फॉरवर्ड पत्रिका का संपादन भी 2021 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जो पत्रिका किसकी थी? चित्तरंजन दास जी की थी। आप लोग याद रखेंगे, राजनीतिक गुरु थे। फॉरवर्ड पत्रिका का संपादन का कार्य भी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में, कब किया था? 1921 में इस पत्रिका का संपादन का कार्य भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और साथ में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। आप लोग याद रखेंगे। आध्यात्मिक गुरु जो थे सुभाष चंद्र बोस के, वो स्वामी विवेकानंद थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को दी गई थी। ये जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप लोगों को बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोकार्पिक फल क्या होते हैं? दोस्तों आप लोग बताएंगे, पार्थेनोकार्पिक फल बताना है। पार्थेनोकार्पिक फल क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फल में दोस्तों क्या होता है, जब इसमें फूलों के अंडाशय बिना निषेचन के फल का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। और ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं। ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं। बीज नहीं बनते हैं। जैसे केला हो गया, ठीक है, केला हो गया, अनानास हो गया, अंजीर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जब फूलों के अंडाशय बिना निषेचन के मतलब फल का निर्माण करते हैं तो ऐसे फलों को पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। ये बीज रहित फल होते हैं, जैसे केला है, अनानास है और अंजीर है। ठीक है। कुछ फलों का निर्माण जो होता है जिसमें अंडाशय के अलावा अन्य भाग, जो अन्य पार्ट होते हैं फूलों के, वो भाग लेते हैं। जैसे क्या होता है? पुष्पासन है, दलपुंज है। ठीक है। जब ये भाग लेते हैं, अंडाशय नहीं इसमें भाग लेता है। ठीक है। अंडाशय इसमें भाग नहीं लेता है, तो ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट या झूठा फल कहा जाता है। इसी को छद्म फल भी कहते हैं, झूठा या फॉल्स फ्रूट। ठीक है। जब अंडाशय भाग न लेकर इसमें पुष्पासन, दलपुंज आदि भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट या झूठा फल कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे सेब है, कटहल है, नाशपाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी टैगलाइन है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ धरा खेत हरा। ये SHC सॉयल हेल्थ कार्ड, SHC सॉयल हेल्थ कार्ड की ये क्या है? टैग लाइन है, जो कि 19 फरवरी 2015 से शुरुआत होता है राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और पर ड्राम मोर क्राफ्ट सिंचाई से संबंधित थी। निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास इंडिया और यूके के बीच होता है? इंडिया और यूके अजय वॉरियर, इंडिया नेपाल सूर्य किरण, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर। और भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा होता है दोस्तों? इंडोनेशिया मैत्री। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अमेरिका। COP जो होती है दोस्तों, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015
यहीं पे इसकी आधारशिला रखी जाती है, आधारशिला। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और 2015 में इसका गठन होता है। मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ है? मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई, भारत प्लस फ्रांस। 101वां सदस्य जो बना है इसका दोस्तों अमेरिका बना है, अमेरिका। और 102 नंबर का सदस्य जो है एंटीगुआ, जो अभी हाल ही में बना है, एंटीगुआ और बारमूडा। आप ये भी याद रखेंगे, बारमूडा, एंटीगुआ और बारमूडा, ठीक है। और अजय कुमार माथुर जो हैं इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अजय कुमार माथुर जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में एक घोषणा की जाती है और उसी के आधार पर दोस्तों 2015 में इसकी आधारशिला रखी जाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। 101वां सदस्य अमेरिका है, 102 नंबर का सदस्य एंटीगुआ और बारमूडा है। अजय कुमार माथुर जो है इसके वर्तमान क्या है? अध्यक्ष या डायरेक्टर हैं, आप लोग याद रखेंगे। लिटमस विलयन का रंजक किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस जो होता है, लिटमस रंजक जो होता है, ये रोसेला लाइकेन, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, रोसेला नामक लाइकेन से, ठीक है। और कवक व शैवाल का सहजीवी जीवन लाइकेन होता है, ठीक है। कवक जो होता है ये विटामिन, खनिज, लवण और जल इत्यादि जो होता है शैवाल को उपलब्ध कराता है। शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है वो कवक को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से इनका जो जीवन होता है वो सहजीवी जीवन होता है दोस्तों। इन्हीं के दोनों के संयोग से लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हेलोटिज्म के नाम से इनके जो सहजीवी जीवन होता है दोस्तों, इसे हेलोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को दोस्तों ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था दोस्तों किससे संबंधित था? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और 26 नवंबर को दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बर्थडे है, जो कि दुग्ध क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। उन्हीं के बर्थडे पे 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी, ठीक है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनकी शादी जो होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है? झांसी से होती है। और ग्वालियर में दोस्तों इनका क्या था? किला था, मध्य प्रदेश, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है दोस्तों? विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये इटली में है। कहाँ पे है दोस्तों? विसुवियस ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पे है? ये इटली में है, ठीक है। फिलीपींस में कौन सा है? ताल ज्वालामुखी, ताल
ताल ज्वालामुखी इंडोनेशिया में दोस्तों कौन सा है बताइए? कराकाताओ। कराकाताओ ज्वालामुखी कहाँ इंडोनेशिया में है? बायरन ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी, बायरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी बायरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और आगे हम नेक्स्ट जो इसका सेशन होगा दोस्तों उसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्टिंग में दोस्तों रखे जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों आप लोग देखना मत भूलना, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग लिंक इसमें नीचे दे दी जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि सेशन दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि नए हैं तो इसे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पे मिलते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप लोगों को प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।